देखिए अपन चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके थे। अब अपन इसके जो अनसोल्ड क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बुक के, उन क्वेश्चनों को अपन इस चैप्टर के 7वां जो चैप्टर है कणों के निकाय व घूर्णी गति, इसके आंकिक प्रश्नों को अपन हल करने जा रहे हैं। ध्यान रहे आंकिक प्रश्नों को, अनसोल्ड क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप उनसे संबंधित सभी फॉर्मूलों को एक बार जरूर चेक करें, ताकि आपको जो उससे रिलेटेड फॉर्मूले हैं क्वेश्चन हल करना अपने लिए आसान रहे। उस थ्योरी को एक बार कंप्लीटली रिवाइज आप जरूर कर लें। तो देखिए अपन पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। नंबर 1 सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक समान द्रव्यमान घनत्व के एक समान द्रव्यमान घनत्व के निम्नलिखित पिंडों में द्रव्यमान घनत्व के निम्नलिखित पिंडों में। देखो इसमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहे हैं एक समान द्रव्यमान घनत्व के निम्नलिखित पिंडों में प्रत्येक के द्रव्यमान केंद्र की प्रत्येक के द्रव्यमान केंद्र की अवस्थिति लिखिए। प्रत्येक के द्रव्यमान केंद्र की अवस्थिति। प्रत्येक के द्रव्यमान केंद्र की अवस्थिति लिखिए। उसमें देखो नंबर ए, पहले पिंड का नाम दिया है इन्होंने है गोला। नंबर बी सिलेंडर यानी कि बेलन। नंबर सी छल्ला या वले भी कह सकते हैं अपन इसे, छल्ला। और नंबर डी वस्तु का नाम दिया इन्होंने घन। अब इसी क्वेश्चन में एक लाइन और पूछ रहे हैं, क्या किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र, क्या किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र आवश्यक रूप से उस पिंड के भीतर स्थित होता है। आवश्यक रूप से उस पिंड के भीतर स्थित होता है। ये क्वेश्चन है अपने पास। तो देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान दें। चार जो जिन पिंडों के इन्होंने नाम दिए हैं वो चारों पिंड एक ज्यामितीय आकृति के हैं, यानी एक सममित आकृति के हैं। गोला है, वलय है या बेलन है, सब सममित आकृति के हैं, यानी इनका द्रव्यमान केंद्र, इनका ज्यामितीय केंद्र होगा। ध्यान रहे अपने जो द्रव्यमान केंद्र है उसमें पूरी टेबल की अपन ने स्थिति बनाई थी। इसमें आवश्यक रूप से उस पिंड के भीतर स्थित है। ये भी पूछ रहे हैं क्या किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र आवश्यक रूप से उस पिंड के भीतर स्थित होता है। ये कहना अपने लिए उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भीतर होना आवश्यक ही नहीं है। जैसे वलय है, वलय या छल्ले का द्रव्यमान केंद्र तो उस स्थान पर होता है जहां उसका द्रव्यमान ही नहीं है। ये अपन पढ़ चुके थे। तो देखिए अपन अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखो उपरोक्त चारों पिंडों जिनके नाम क्या क्या हैं, गोला, बेलन, वलय व घन। उपरोक्त चारों पिंडों गोला, बेलन, वलय व घन सममित हैं। उपरोक्त चारों पिंड
गोला, बेलन, वलय और घन कैसे हैं? सममित हैं। अतः उनके ज्यामिति केंद्र ही सममित है। अतः इनके ज्यामिति केंद्र ही इनके द्रव्यमान केंद्र होंगे। अतः इनके ज्यामिति केंद्र ही इनके द्रव्यमान केंद्र होंगे। पहला पार्ट तो ये सोल्व हो गया कि इनके द्रव्यमान केंद्र क्या होंगे ये। फिर सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्या किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र आवश्यक रूप से उस पिंड के भीतर स्थित होता है? नहीं। इसका एग्जांपल अपने क्या लिया? वलय। तो अपन क्या कह सकते हैं, द्रव्यमान केंद्र पिंड के भीतर होना। द्रव्यमान केंद्र पिंड के भीतर होना आवश्यक नहीं है। भीतर होना आवश्यक नहीं है। जैसे वलय या छल्ला यानी कि रिंग का द्रव्यमान केंद्र, वलय, छल्ला या रिंग का जो द्रव्यमान केंद्र है, तो क्या कह रहे हैं अपन, जैसे वलय का द्रव्यमान केंद्र उस स्थान पर होता है जहां कोई द्रव्यमान नहीं है। जहां कोई द्रव्यमान नहीं है। ये लो, एक क्वेश्चन ये अपने सोल्व कर लिया है। अब अपन सेकंड जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। देखो, एक सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि HCl अणु में दो परमाणु हैं, एक हाइड्रोजन का परमाणु है, एक क्लोरीन का है। इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है और इसके लिए ये कह रहे हैं कि क्लोरीन का जो भार है वो हाइड्रोजन के भार से 35.5 गुना है। तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति जो है वो ज्ञात कीजिए। देखिए, अब उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नंबर सेकंड, अपने इसमें शुरू में देखो टॉपिक्स वाइज ही क्वेश्चन है, यानी जो सीक्वेंस में अपने पढ़े थे। ध्यान हो तो चैप्टर के स्टार्टिंग में अपने द्रव्यमान केंद्र के टॉपिक को पढ़ा था। तो चैप्टर में जो क्वेश्चन जो दिए हुए हैं आंसर्ड क्वेश्चन, उसमें भी स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है वो द्रव्यमान केंद्र से ही संबंधित क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिएगा, अब जो क्वेश्चन अपन हल करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन में क्या है। देखिए, अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि HCl अणु में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, HCl अणु में दो परमाणुओं के नाभिकों, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच पृथक्कन, या यूं कह सकते हैं उनके बीच दूरी। HCl अणु में दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच पृथक्कन लगभग 1.27, पृथक्कन लगभग 1.27 एंगस्ट्रॉम, लगभग कह रहे हैं 1.27 एंगस्ट्रॉम है। इस अणु के एंगस्ट्रॉम है।
इस अणु के द्रव्यमान केंद्र, इस अणु के द्रव्यमान केंद्र की लगभग अवस्थिति ज्ञात कीजिए। इस अणु के द्रव्यमान केंद्र की लगभग अवस्थिति ज्ञात कीजिए। अब इसमें ये पूछ रहे हैं, इसमें ये भी दे रखा है, यह ज्ञात है कि क्या क्या ज्ञात है। देखो कि क्लोरीन का परमाणु, यह ज्ञात है कि क्लोरीन का परमाणु, यह ज्ञात है कि क्लोरीन का परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु की तुलना में, क्लोरीन का परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु की तुलना में, यह ज्ञात है कि क्लोरीन का परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु की तुलना में 35.5 गुना भारी होता है, की तुलना में 35.5 गुना भारी होता है। क्लोरीन का परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु की तुलना में 35.5 गुना क्या होता है, भारी होता है। तथा किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान, किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक पर केंद्रित होता है। द्रव्यमान उसके नाभिक पर केंद्रित होता है। ये कॉन्सेप्ट में अपन को दिया हुआ है। अब देखिए, अब अपन अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या ये क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं, देखो HCl का अणु है, यहाँ पर तो है आपके पास ये हाइड्रोजन का, और ये आप ले लो यहाँ क्लोरीन का, ये तो है H+ और ये Cl-1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। यहाँ इन्होंने इनके बीच की जो डिस्टेंस दी है स्मॉल r मान लेते हैं, यह है 1.27 एंगस्ट्रॉम दी हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ये कह रहे हैं इसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कहाँ है। मैंने मान ली कि द्रव्यमान केंद्र इसका यहाँ है, तो यहाँ से अगर ये डिस्टेंस इसकी x है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r - x। ये डिस्टेंस क्या ली जाएगी इसकी, r - x। थोड़ा सा अपन इसे बड़ा बना लेते हैं ताकि देखने में आसानी रहे। देखिए थोड़ा सा अपन इसे बड़ा बनाते हैं। ये तो है यहाँ पर आपके पास H+ और ये है Cl-। इनके दूरी जो है ये आपको जो इन्होंने दी है ये दे रहे हैं स्मॉल r = 1.27 एंगस्ट्रॉम, ये दी हुई है। अब ये कह रहे हैं द्रव्यमान केंद्र कहाँ है। मैं ये मान लेता हूँ कि इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ है इस निकाय का। अगर यहाँ द्रव्यमान केंद्र है तो यहाँ इससे ये डिस्टेंस अगर x है तो ये जो डिस्टेंस होगी ये r - x बन जाएगी। ये लीजिए, यहाँ ये हो गया। अब अपन वैल्यूज़ देखें कि कौन सी क्या क्या है। तो देखो भाई, पहले वाले वाहक का द्रव्यमान m1 अगर m है
तो आपको पता है M2 यानी हाइड्रोजन का अगर द्रव्यमान M है, स्मॉल है, तो क्लोरीन का क्या होगा, इसका 35 गुना है यानी कि 35.5 M होगा। ये इसका द्रव्यमान आ गया। फिर इसकी जो दूरी है इनके बीच की वो आपको दी हुई है, स्मॉल r इज इक्वल टू 1.27 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम देखिए एंगस्ट्रॉम में यूज कर लेंगे। R1 ये तो है x, जो कि मुझे क्या करनी है, ज्ञात करनी है। फिर बात करूं मैं इसके अंदर R2 की, तो वो है R माइनस एक्स। बिल्कुल R2 इज इक्वल टू यही है R माइनस एक्स। अब अपन क्या जानते हैं, द्रव्यमान केंद्र के परितः द्रव्यमान आघूर्णों का योग क्या है, सदिश योग शून्य होता है। या अपन यो भी कह सकते हैं, अपन ये प्रूफ किया हुआ है कि M1R1 इज इक्वल टू क्या होता है, M2R2। तो देखो M1R1 इज इक्वल टू M2R2 से अब इसमें वैल्यूज रख दो। M1 की वैल्यू क्या रख रहा हूं मैं, M। R1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, x। M2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 35.5 इंटू M। R2 की वैल्यू क्या है, R माइनस एक्स। बिल्कुल यही है। अब देखिएगा M से इस M को आप कैंसिल कीजिए, तो x इज इक्वल टू 35.5 R माइनस एक्स मेरे पास ये रिमेनिंग है। अब देखो इससे आगे के स्टेप को भी मैं यहाँ ले रहा हूँ, इधर मेरे पास जगह बची हुई है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 35.5 R माइनस 35.5 x। ये माइनस में है, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो 35 ये हो जाएंगे 36.5 x इज इक्वल टू 35.5 इंटू R, यानी कि x इज इक्वल टू 35 इंटू R की वैल्यू है 1.27 अपॉन में 36.5। ये लो, ये अपने पास वैल्यूज आ गई हैं। 35.5 इंटू 1.27 अपॉन में 36.5, ये आएगा 1.235 एंगस्ट्रॉम। ये द्रव्यमान केंद्र की स्थिति आ रही है, जिसे अपन लगभग लिख सकते हैं 1.24 एंगस्ट्रॉम। ये लो, यहाँ अपने पास ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या था, सेकंड। अब इसी क्वेश्चन को अपन एक अदर मेथड से और सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो यही आंसर आना चाहिए, सेकंड मेथड। ये तो अपने जान लिया, इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक अगर आपको द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करने का अगर फॉर्मूला पता हो, तो अपन उसको भी कैसे यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि x इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन में m1 प्लस m2। इसको अगर मैं यूज करता हूं तो देखिएगा भाई, वैसे तो क्वेश्चन तो यही सोल्व हो गया, मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं भाई इसका एक तरह से। इसके बाद के स्टेप यहाँ सोल्व कर लिया है। अब देखो इसके अंदर वैल्यूज रखते हैं। m1 यानी कि पहला वाला पिंड है, इसकी अगर यहाँ से ले रहा हूँ मैं, प्लस m2 दूसरा वाला जो है उसका द्रव्यमान मैंने क्या ले लिया, चलो m2 है, अभी तो m2 रहने देता हूँ, और x2 यानी कि दूरी d हो गई है, m1 प्लस m2, तो ये क्या हो गया है m2d अपॉन में m1 प्लस m2। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लो। m2 कितना है मेरे पास, 35.5, d कितना है मेरे पास 1.27 अगर d के फॉर्मेट में ले रहा हूं तो मैं, और m1 कितना है मेरे पास, अगर देखो ये इसका है 35.5 m है भाई ये, और m1 है मेरे पास m, और ये है 35.5 m, तो ये हो जाएगा m से m कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, 35.5 गुणा 1.27 अपॉन में 36.5, वही आंसर आ गया। ये लो 1.235 एंगस्ट्रॉम, लगभग 1.24 एंगस्ट्रॉम, वही आंसर अपने पास आ गया। जो इस मेथड से आया है वही आंसर अपने पास इस मेथड से आया है। तो देखो यहाँ अपने पास अपन एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो अपन ने सोल्व कर लिया है। अब अपन चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। दो क्वेश्चन अपन सोल्व कर चुके हैं।
एक बार आप इसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अब देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, एक क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन इसके जो हैं अपने पास सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू के क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, कोई बच्चा किसी चिकने फर्श पर कोई बच्चा किसी चिकने फर्श पर कोई बच्चा किसी चिकने फर्श पर एक समान चाल V से चिकने फर्श पर एक समान कोई बच्चा किसी चिकने फर्श पर एक समान चाल V से गतिमान किसी लंबी ट्रॉली चाल V से गतिमान किसी लंबी ट्रॉली के एक सिरे पर बैठा है। ट्रॉली के एक सिरे पर बैठा है। यदि बच्चा खड़ा होकर देखो भाई, ये कॉन्सेप्ट पर आधारित थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को हल करने से पहले एक बार आप थ्योरी के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं, यदि बच्चा खड़ा होकर ट्रॉली पर किसी भी प्रकार ट्रॉली पर किसी भी प्रकार गतिमान किसी लंबी ट्रॉली के एक सिरे पर बैठा है। यदि बच्चा खड़ा होकर ट्रॉली पर किसी भी प्रकार से दौड़ने लगता है, किसी भी प्रकार से दौड़ने लगता है तो किसी भी प्रकार से बच्चा क्या है, दौड़ने लगता है तो निकाय का मतलब है कि ट्रॉली प्लस बच्चा। तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र की चाल क्या है, तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र की चाल क्या है, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब देखिएगा, इसको अपन सोल्व करें। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यानी कि इसको सोल्व क्या करें, इसमें सीधा उत्तर लिखना है। आप देखेंगे आंतरिक बल जो होते हैं उसकी वजह से कोई प्रभाव पड़ता नहीं है और बाह्य बल इस पर क्या है, अनुपस्थित है। यानी कि इसका द्रव्यमान केंद्र तो क्या रहेगा, जो जिस चाल से दौड़ रहा है नियत चाल रहेगी। कोई बच्चा किसी चिकने फर्श पर एक समान चाल V से गतिमान है, किसी ट्रॉली सिरे पर बैठा है तो बच्चा, तो द्रव्यमान केंद्र की चाल क्या होगी, द्रव्यमान केंद्र की चाल क्या रहेगी, उसकी नियत ही रहेगी, क्योंकि आंतरिक बल है उससे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है और बाह्य बल इसमें क्या है, अनुपस्थित है। तो अपन कह सकते हैं इस क्रिया में आरोपित बल आंतरिक है। इस क्रिया में
आरोपित बल कैसा है? आंतरिक है। एवं बाह्य बल अनुपस्थित होने के कारण, एवं बाह्य बल अनुपस्थित होने के कारण इस क्रिया में आरोपित बल आंतरिक है एवं बाह्य बल अनुपस्थित होने के कारण निकाय में द्रव्यमान केंद्र की चाल नियत रहेगी के कारण निकाय में द्रव्यमान केंद्र की चाल कैसी रहेगी? नियत रहेगी। ये लो, एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब अपन बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सदिशों के सदिश गुणनफल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी सदिशों के सदिश गुणनफल पर ही आधारित है। तो इन दोनों ही क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? दर्शाइए कि, यानी सिद्ध कीजिए कि स्मॉल a एवं स्मॉल b के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, स्मॉल a वेक्टर व स्मॉल b वेक्टर अपन कह देते हैं, के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, a क्रॉस b के परिमाण का, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के परिमाण का आधा होता है। ये अपन को प्रूफ करना है। देखो कि a क्रॉस b के परिमाण का क्या होता है? आधा होता है। ये लो, इसे अपन सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, मैं कोई एक त्रिभुज बना दूं। मैं ले लेता हूं, ये कोई एक त्रिभुज है, A B और ये क्या है? C है। यहां देखो, ये वाली जो साइड है ये A वेक्टर है, ये वाली जो साइड है ये क्या है? इसकी B वेक्टर है, इस त्रिभुज की। तो ऐसा मैंने एक त्रिभुज ले लिया है। अपन क्या जानते हैं कि देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्षलंब, 1/2 आधार इंटू शीर्षलंब। एक्चुअल फॉर्मूला यही है। शीर्षलंब यानी उसकी ऊंचाई के रूप में ले सकते हैं। अब देखिएगा, ये शीर्षलंब, यहां से अगर मैं लंब लेता हूं, ऐसे अगर मैं लंब लेता हूं तो आपको ये वाली साइड पता होनी चाहिए। देखो, अगर मैं ये ले लूं कि इसके अंदर से ये अगर एंगल थीटा है, सपोज करो ये वाला एंगल अगर मैं थीटा लेता हूं, तो देखो भाई साइन थीटा बराबर, अपन क्या जानते हैं, चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ABC और इसे नाम देता हूं मैं D। तो देखो लंब बटे आधार, लंब क्या हो गया मेरे पास? CD। आधार क्या है मेरे पास? ये आता है। अरे ये तो B के रूप में सीधा आ गया, ये लो, क्योंकि मुझे तो ये वाली साइड चाहिए ना भाई। मुझे तो अगर ये वाली साइड इसके रूप में अगर मैं देखता हूँ भाई, ये तो हो गया है कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब तो हो गई ये CD और कर्ण हो जाएगी इसके सामने की साइड यानी कि B। तो निश्चित रूप से CD इज इक्वल टू क्या हो गया है? B साइन थीटा। क्या हो गया भाई? B साइन थीटा हो गया। यानी कि ये जो साइड है, ये जो भुजा जो मेरे पास आ रही है CD, इसका मान क्या हो गया है? B साइन थीटा। यानी शीर्ष लंब ये है मेरे पास शीर्ष लंब। कितना है शीर्ष लंब? B साइन थीटा। तो देखो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2
आधार पे ध्यान दीजिए, आधार क्या है, ए है, शीर्ष लंब क्या है, बी साइन थीटा है। बी साइन थीटा। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैं एस वेक्टर लेता हूं तो देखिएगा एस वेक्टर का परिमाण आ रहा है ये 1/2, ये हो गया है ए बी साइन थीटा, अथवा मैं इसे कह सकता हूं एस वेक्टर इज इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी का परिमाण, यानी उसका मैग्नीट्यूड। ये आप जानते हो अच्छे से कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा ही होता है, यही तो अपन को लिखना था। तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आ गया, तो आपके पास ये प्रूफ हो गया, ये लो। अर्थात यहां लिख देते हैं अपन, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए क्रॉस बी के परिमाण का, ये कह सकते हैं अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू ए क्रॉस बी के परिमाण का आधा। ये सिद्ध हो गया, यानी कि इति सिद्धम, हैंस प्रूव। ये चीज़ अपने पास क्लियर हो गई, इति सिद्धम। यहाँ अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी अपना कंप्लीट हो गया। अब इसका अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 5। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट कर लें। ये शीर्ष लंब है सी डी, इसका मान मैंने देख लिया किसके इक्वल आ रहा है, बी साइन थीटा के। ये लो, ये लीजिएगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, दर्शाइए कि, यानी सिद्ध कीजिए कि दर्शाइए कि, सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का परिमाण ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का परिमाण तीन सदिशों का परिमाण तीन सदिशों ए वेक्टर बी वेक्टर व सी वेक्टर से बने समांतर षटफलक षटफलक के आयतन के बराबर है। षटफलक के आयतन के बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है कि ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी का जो परिमाण है वो तीन सदिशों ए बी और सी से बने समांतर षटफलक के आयतन के क्या है, बराबर है। चलो इसे देते हैं अपन, देखो षटफलक बनाते हैं एक समांतर,
ये अपन ने एक षटफलक बनाया है। अब ज़रा इसमें गौर कीजिएगा, मैं अगर यहाँ ले लेता हूँ, ये एक अक्ष तो ये हो जाएगी इसकी, देखो एक्स वाई, और यहाँ मैं ले लेता हूँ जेड। देखिए भाई, एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग जो सदिश हैं, एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग सदिश ले लेता हूं मैं ए वेक्टर, इसके अकॉर्डिंग बी वेक्टर, और इसके लिए ले लेता हूं मैं ये सी वेक्टर। ए बी सी तीनों मेरे पास आ गए। यानी कि मैं लिख देता हूं, एक तरह से ये मान लो, माना कि ये लेता हूं ओ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ओ वाई वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, एंड ओ जेड वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। ये मैंने इसमें मान लिया है। अब मैं देखो सबसे पहले इसके अंदर ये निकालता हूं बी क्रॉस सी का मान। तो देखो बी क्रॉस सी क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये होगा बी सी साइन। अब गौर कीजिएगा, बी और सी परस्पर लंबवत है, यानी इनके बीच का ये जो एंगल है ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये हो गया बी सी 90 डिग्री एन कैप, यानी कि मैं इसे कह सकता हूं बी सी एन कैप। और आपको पता है बी और सी के जो लंबवत होगा वो क्या है, बी, सॉरी इधर बना दिया एंगल, बी ये है, सी ये है, ये परपेंडिकुलर, ये भी 90 होगा। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्स अक्ष वाला होगा, यही तो होगा। यानी एन कैप की दिशा, मैं क्या कह सकता हूं, एन कैप की दिशा, जो ये एन कैप है इसकी दिशा बी और सी की दिशा के क्या है, लंबवत। एन कैप की दिशा बी व सी की दिशा के लंबवत, अर्थात बी और सी की दिशा के लंबवत, अर्थात एक्स दिशा में होगी, क्योंकि ये वाई और जेड में है, अर्थात एक्स दिशा में होगी। अब गौर करें आप, कितनी अच्छी चीज अपने पास ही आ गई है कि बी और सी का क्रॉस क्या है, लंबवत है बी और सी के, और यानी कि वो किस दिशा में है, एक्स दिशा में है, इनकी दिशा एक्स दिशा में है। अगर ये एक्स दिशा में है तो आप गौर कीजिएगा, यानी कि ये जो अपने पास ए वेक्टर है और बी क्रॉस सी है, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई है, सेम हो गई है, यही तो कह सकते हैं अपन। तो देखो इसलिए ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, अब इसे अपन सोल्व करें तो आपके पास ये क्या आएगा भाई, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू तो आपके पास है बी सी एन कैप, यही तो लिया है आपने, यह है बी सी एन कैप, और इसकी डायरेक्शन अपन को पता है कि ये बी सी की, इनका कोण क्या है, 0 डिग्री होगा, यानी कि ए बी सी cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी कि ये आ गया है ए बी सी। तो यानी कि ये इसका आयतन ही तो बन गया। तो आप फाइनली यूं कह सकते हो, अतः ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, समांतर षटफलक का आयतन बराबर ए बी सी बराबर समांतर षटफलक का आयतन। ये लो, यहां अपने पास ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 अपन ने सोल्व कर लिया है। सिंपल क्वेश्चन था, सदिशों के सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल दोनों पर आधारित क्वेश्चन था, जिसको कि अपन ने ये सोल्व किया है। अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इससे पहले का क्वेश्चन था वो सदिश गुणनफल पर आधारित था। तो देखो अपन ने ये 5 क्वेश्चन इसमें सोल्व कर लिए हैं। अब अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी अपन बातें करेंगे। आप इसे नोट कर लें एज इट ऐसे कैसे, जो मैंने जिस तरीके से सोल्व किया है